लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको आम भाषा में माओइस्ट या नक्सलाइट्स कहा जाता है, हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ इंडिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन एक वायलेंट रेवोल्यूशन की मदद से। ये लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की घोर विरोध में हैं और डेमोक्रेसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। माओइस्ट इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन मौजूदा सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने के लिए मेनली वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है। हालांकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस की घटनाएं 2009 में 2258 से घटकर अगस्त 2021 तक 349 हुए, लेकिन ये अभी भी कश्मीर की प्रॉक्सी वॉर एंड टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट की सेपरेटिस्ट मूवमेंट के अलावा सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनल इशू में से एक है। इन सभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। इन दिस एपिसोड ऑफ एक्सप्लेन सीरीज हम जानने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया एंड यू आर वाचिंग द ज्ञान टेल्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ज्ञान टेल्स फॉर मोर सच एक्साइटिंग टॉपिक्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम द ज्ञान टेल्स। चलिए पहले तो जानते हैं इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री को। देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सल अटैक्स और माओइस्ट अटैक्स इंडिया में पिछले 5 दशकों से मौजूद है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, पिछले 25 वर्षों के दौरान नक्सलाइट्स द्वारा किया गया वायलेंस में लगभग 15,000 लोगों की जानें चली गई हैं। नक्सलिज्म वर्ड वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम से आता है, जहां 1967 में लैंड डिस्प्यूट को लेकर लोकल जमींदारों के खिलाफ किसान विरोध हुआ था। इनिशियली इस आंदोलन का नेतृत्व दिया था चारू मजुमदार, कानुक सन्नाल और जंगल सांथाल ने। आंदोलन के शुरू में ये मूवमेंट चाइना की फाउंडिंग फादर माओ जेडंग से प्रेरणा ली, लेकिन बाद में माओइज्म से मौलिक रूप से अलग हो गया था। इसके 2 साल बाद ईयर 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का गठन हुआ। हालांकि ये आंदोलन वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेटेड हुआ, लेकिन ये आंदोलन साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया की कुछ स्टेट जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की लेस डेवलप ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। लेकिन 1972 में चारू मजुमदार की मृत्यु के बाद आंदोलन की आइडियोलॉजी में स्प्लिट हो गया। इससे ये इंप्रेशन आने लगा कि ये आंदोलन एंड होने वाला है। बट 1980 में आंध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और आंदोलन को कायम रखा। हालांकि 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत से आंदोलन को एक सेटबैक मिली, लेकिन 2004 में आंदोलन को फिर से रिवाइव किया गया। ईयर 2004 में ही पीपल्स वार ग्रुप और 1975 में गठन होने वाली माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर को मार्च किया गया टू फॉर्म सीपीआई माओइस्ट। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, 10 राज्य की 70 डिस्ट्रिक्ट्स माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनल इशू है, जो लगभग 5 दशकों से इंडिया में लगातार चले आ रहे हैं, गवर्नमेंट की लाख कोशिश के बाद भी। इसके पीछे आपको बहुत सी कॉम्प्लेक्स इशू देखने को मिल जाएगी। आज़ादी के बाद डेवलपमेंट की लहर पूरी देश में समान रूप पे नहीं फैला था। इंडिया की ट्राइबल बेल्ट्स को गवर्नमेंट और मेनस्ट्रीम इंडिया द्वारा बड़े मात्रा पर नेग्लेक्ट किया गया था। मिनरल रिच होने के बावजूद इन क्षेत्रों में विकास में बड़ी मात्रा में कमी इस आंदोलन का मेन रीजन है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में घोर इनइफेक्टिवनेस एंड मिसमैनेजमेंट और करप्शंस भी उन लोगों के लिए दुख के कारण बन रहा था। इस बड़े मात्रा में सोशल एक्सक्लूशन ने उन ट्राइबल बेल्ट्स के लोगों के मन में गवर्नमेंट और लार्जली सोसाइटी के साथ एक दूरी की भावना को जन्म दिया। साथ ही मिनरल रिच लैंड के लिए ट्राइबल लोगों का नियमित रूप से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। रिहेबिलिटेशन के एडिक्वेट अरेंजमेंट के बिना माइनिंग, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स के कारण फोर्स डिप्लेसमेंट की वजह से बहुत सी ट्राइबल लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो बैठे। उनकी जमीन की इलीगल एनक्रोचमेंट ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अपने ही जमीन की अधिकारों से वंचित कर दिया। ऐसी स्थिति में एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी उनके बीच में पॉपुलर होने लगी।
क्योंकि ट्राइबल्स पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है और क्योंकि ये लोग बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज से भी वंचित है, माओइस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स आराम से मॉनेटरी इंसेंटिव्स और बेहतर भविष्य की प्रॉमिस करके उन्हें अपने बीच शामिल करने लगी। धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसा में बदल गया। फिर भी ये कहा जाना चाहिए कि हिंसा केवल अधिक हिंसा की ओर ले जाता है और कोई भी लॉफ्टी गोल माओइस्ट द्वारा की गई क्रुएल्टीज एंड इनह्यूमन एक्टिविटीज को सही नहीं ठहरा सकता है। इंडिया की वो रीजन जो ज्यादातर सीवियर नक्सलाइज्ड माओइस्ट इंसर्जेंसी का एक्सपीरियंस करता है वो रेड कॉरिडोर के नाम पे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स और कॉरिडोर भारत की सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं। इस क्षेत्रों में नेशनल एवरेज की तुलना में लिटरेसी रेट भी काफी कम है। देखिए, नक्सलाइट डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। ये लोग इलेक्शन से पहले लोकल लोगों को थ्रेट करता है और उन्हें वोट देने से रोकता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और इसके साथ नक्सलाइट्स अपनी गरिल्ला टेक्टिक्स के माध्यम से वायलेंस का सहारा लेते हैं और लोकल विलेजेस में अपनी ही गवर्नमेंट को स्थापित कराने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी और देश की संपत्ति के लिए भी खतरा पैदा करता है। और तो और नक्सलाइट्स रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेस को नष्ट कर देते हैं, जिससे ये गवर्नेंस और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ये लोग एक्सटॉर्शन का सहारा लेते हैं और पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को अपहरण भी करते हैं। नक्सलाइट्स ड्रग ट्रैफिकिंग में भी लगे हुए हैं। इन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ने कई ट्राइबल विलेजेस को नेशनल मेन स्ट्रीम से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसीलिए ये इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। सरकार ने नक्सल समस्या को निपटाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया है। ऐसी वायलेंट अपराइजिंग को जड़ से खत्म करने के लिए डेवलपमेंटल मेजर्स के साथ सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह 2006 में डी बंदोपाध्याय कमेटी ने नक्सलिज्म की प्रसार के चीफ रीजन के रूप में ट्राइबल्स के खिलाफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की कमी को हाईलाइट किया। इस कमेटी ने इस मुद्दे का मुकाबला करने के लिए ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन की रिकमेंडेशन किया। मई 2007 में भारत सरकार ने माओइस्ट एक्टिविटीज से प्रभावित 44 डिस्ट्रिक्ट्स में रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए अलॉट किए। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में लोकल विलेजर्स को हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे बेसिक फैसिलिटीज प्रदान की जा रही है। बहुत सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और उसके साथ नक्सलिज्म के फंडिंग को रोकने के कारण झारखंड में 2016 में 1442 नक्सलाइट्स का सरेंडर हुआ, जहां 2014 में सिर्फ 676 नक्सलाइट्स ने सरेंडर की थी। फिर 2015 में ऑपरेशन समाधान शुरू किया गया टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे समाधान स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर ऑक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड KRS यानी कि की रिजल्ट एरियाज, H फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड N फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इस अप्रोच का चीफ ऑब्जेक्टिव था ट्राइबल लोगों की पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और उनकी बेसिक राइट्स को सुनिश्चित कराना। नक्सल इफेक्टेड एरियाज में पुलिस फोर्सेस को नक्सलिज्म के खिलाफ मोर इफेक्टिव होने के लिए अधिक मैन पावर, हेलीकॉप्टर, UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के साथ फोर्टिफाइड किया गया है। नक्सलाइट्स इंटरस्टेट बॉर्डर की वीक कोऑर्डिनेशन का फायदा उठाकर वहां पे अपनी बेस बना लेती है। इसीलिए सरकार राज्य के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का सेटअप कर रहे हैं। ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश का एक एलीट कमांडो फोर्स है, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। इसे देश की बेस्ट एंटी नक्सलाइट फोर्स माना जाता है। नक्सल इफेक्टेड स्टेट्स ने भी सरेंडर पॉलिसीज की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलाइट्स को 50,000 रुपीज का ग्रांट और 2,000 रुपीज का मंथली अलाउंस, 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और उनके बच्चे को एजुकेशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स के अनाउंसमेंट भी किए हैं।
मार्च 2021 में एक पीस मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना की लगभग 150 ट्राइबल ने भाग लिया अंडर द स्लोगन बस्तर मांगे हिंसा से आजादी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को ये मानने की जरूरत है कि कोई भी आंदोलन को पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता है। अगर इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली चेक करना है तो गरीब और ट्राइबल्स की स्थिति में सुधार की प्रोसेस को तेज कराने की जरूरत है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ साथ सिविल सोसाइटी और मीडिया को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स पर हिंसा छोड़ने और मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए प्रेशर बनाने की भी जरूरत है। एक होलिस्टिक अप्रोच फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या को जरूर सक्सेसफुली टैकल कर सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम ये कोशिश में डटे हुए हैं कि आप तक और भी ऐसी टॉपिक को आसान सी लैंग्वेज पे ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच डिटेल्ड कंटेंट्स।